तो हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ रमन और मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने छोटे से चैनल एग्ज़ाम हैकर क्लासेस पे। जैसा कि हम शॉर्ट के मदद से आपको बताए थे कि हम लेकर के आ रहे हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी, जो भारत भूगोल के रूप में आज है। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर वर्ष रिपीटेड फॉर्म में 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये चैप्टर भारत भूगोल का एक अहम पार्ट अदा करता है। इस चैप्टर को हम वन शॉट की मदद से पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम कम है और ये वीडियो जो है वो 2026 के बच्चों के लिए सबसे अहम रोल अदा करने वाला होगा। ठीक है, तो चलते हैं, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और हम इसको संक्षेप में पढ़ने का काम करेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे ताकि कोशिश करेंगे कि हर वो बच्चा समझे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है और जो जो 4-5 चैप्टर से पढ़ के आगे यानी रिपीट कर रहा है, जो रिवीजन कर रहा है, उस बच्चे को बीच में फर्क ना पड़े कि ये दोनों के पढ़ने में, ताकि ये चैप्टर हमको आसान लग रहे हैं समझ, दोनों को इक्वल समझ में आए, इस हिसाब का हम कोशिश करेंगे इसको। चलिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या क्या होती है। तो भाई, जनसंख्या का डिफिनेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करें, यानी जनसंख्या क्या है, जनसंख्या क्या है। ठीक है, इसकी विस्तृत जानकारी, इसको विस्तार से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। भाई साहब, जनसंख्या क्या है, सबसे पहले इसका जवाब हम आपके साथ देंगे कि लोगों की कुल संख्या, लोगों की कुल संख्या, लोगों की क्या, कुल संख्या। ठीक है, लोगों की क्या, कुल संख्या। किसी क्षेत्र में रहने वाली लोगों की कुल संख्या को उस क्षेत्र का क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। यानी किसी क्षेत्र में रहने वाली लोगों की कुल संख्या को, यानी लोगों की कुल संख्या को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या का डिफिनेशन समझ में आया, यानी वैसा क्षेत्र जहां वहां पे रहने वाली लोगों की कुल संख्या को ही उस क्षेत्र का क्या कहा देंगे, जनसंख्या कहा देंगे। भाई साहब, वर्तमान समय में जो जनसंख्या है भारत की, ठीक है, वो 140 करोड़ प्लस है। क्या है, 140 करोड़ से भी क्या है, अधिक है। ठीक है, और जनसंख्या के मद्देनजर रखते हुए भारत जो है वो विश्व में क्या है, प्रथम स्थान पे है। किस स्थान पे है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अब ये जो समस्या है, जनसंख्या भारत की 140 करोड़ अधिक है, ये विश्व में प्रथम स्थान पे है। किस दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। अब भारत की बात करते हैं, भारत जो है वो क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के मामले में वो 7वां स्थान पे है। इससे 6 बड़े राज्य हैं, 6 बड़े क्या है, राष्ट्र है, जो इसको क्या कर रखे हैं, अभी पीछे छोड़ रखे हैं। भाई पीछे क्यों, क्योंकि जनसंख्या बढ़ सकती है, धरातल तो नहीं बढ़ सकता है ना। धरातल मतलब क्या, जमीन, जमीन कभी बढ़ सकता है, ये प्राकृतिक चीज है, ये उसमें भी अलग अलग बातें होती है। तो जनसंख्या क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वां स्थान पे, जनसंख्या के मामले में भारत प्रथम स्थान पे। ये कब सुनिश्चित किया गया था, 2023 में किया गया था। कब किया गया था, 2023 में। जनसंख्या किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र में रहने वाली लोगों की कुल संख्या को उस क्षेत्र का क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़ है, जो भारत जो है वो विश्व में कितने स्थान पे आते हैं, प्रथम स्थान पे आते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम वितरण के बारे में समझते हैं। जनसंख्या के किसके बारे में समझते हैं, वितरण के बारे में समझते हैं। ठीक है, जनसंख्या वितरण क्या होती है, जनसंख्या घनत्व क्या होती है, ये सब छोटे छोटे जानकारी वाले चीजें जो है वो हम आपके सापेक्ष करते चलेंगे। वितरण का मतलब क्या होता है, वितरण का मतलब होता है बंटवारा। ठीक है, वितरण का मतलब क्या होता है, बंटवारा। बंटवारा का आधार पे जनसंख्या जो है ये भारत की कैसी पाई गई है, असमान, असमान पाई गई है। आप कहिएगा कि सर इसका कारण क्या है, जो भारत की जनसंख्या असमान है। तो आप ज्ञात कीजिएगा कि भारत में टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, कुल राज्य जो है वो 28 राज्य है, और 28 राज्य में जो है वो कहीं पर भी बराबर जनसंख्या पाई नहीं जाती। इसके पीछे भी कारण है। कुछ कारण ऐसे हैं जो प्राकृतिक कारण माने जाएंगे, कुछ कारण ऐसे हैं जो मानवीय कारण पाए जाएंगे। ठीक है, मानवीय कारण का मतलब क्या, लोग अपना जिंदगी, लोग अपना जो लाइफ स्टाइल है वो मॉडर्न करने की कोशिश कर रहे हैं अभी के दौरान। ठीक है, तो मॉडर्न में जितने भी चीजें आएंगे जो खुद से परिवर्तन करने का काम कर रहा है वो मानवीय कारण हो गया, और जो प्रकृति द्वारा परिवर्तन किया जा रहा है वो किसके कारण हो गया,
प्राकृतिक के कारण हो गया। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्राकृतिक कारण में क्या क्या आ जाएंगे? तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे? जलवायु, उसके बाद उच्चावाच, उसके बाद मृदा, ठीक है, उसके बाद वन। ये प्रमुख कारण है, ठीक है, जो जनसंख्या को क्या करती है? प्रभावित करती है और बंटवारा करती है। मानवीय कारण में क्या हो सकता है? लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, आर्थिक क्रियाओं के कारण या कोई और घटना के कारण लोग का मन जो होता है वो बदलते रहता है। तो ये टॉपिक किसके अंतर्गत आएगा? वितरण के अंतर्गत। अब घनत्व क्या होती है? तो घनत्व के बारे में चर्चा करते हैं। घनत्व क्या होती है? घनत्व चर्चा करने से पहले हम आपको एक बात और बता देते हैं। जनसंख्या का जो वितरण है, ठीक है, ये असमान होने के पीछे का कारण क्या है? जलवायु, उच्चावाच, मृदा, वन, ये सब कारण जो है वो जनसंख्या को क्या करती है? प्रभावित करने का काम करती है। वर्षा की कमी, ठीक है, वनों का ह्रास, वनों का क्या? ह्रास। ये सब कारण जो है वो जलवायु को क्या करती है? जनसंख्या को विभाजित करती है, बंटवारा करने का काम करती है। आगे भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ है और इस 140 करोड़ में 50 से 70% जो जनसंख्या है वो टॉप स्टेट में आती है। ये टॉप स्टेट कौन कौन से हैं? भारत के 5 राज्य ऐसे जो 140 करोड़ की जनसंख्या, 5 राज्यों में 60 से 70% लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। अब कहिएगा ये निवास करने का मुख्य रीजन क्या है? तो भाई ये प्राकृतिक है, मानवीय कारण है। ये दोनों कारणों के वजह से जनसंख्या वाले 5 ऐसे राज्य जो भारत के टॉप पे हैं, जिसमें पहला कौन सा है? भाई यूपी, दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा है? बिहार, चौथा कौन सा है? पश्चिम बंगाल, और पांचवा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो है वो भारत की लगभग 60 से 70% आबादी क्या करती है? अपने अंदर रखती है। ये भारत की टॉप 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत की 60 से 70% लोगों को अपने अंदर समा करके रखती है। तो ये इसका क्या हो गया? वितरण हो गया। अब घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली लोगों की कुल संख्या को जन घनत्व कहा जाता है। आप कहिए कि सर ये जनघनत्व का डिफिनेशन हमको क्यों बता रहे हैं? तो जनघनत्व जनसंख्या में कुछ फर्क है, छोटा सा फर्क है, इसलिए हम डिफिनेशन लिखे। जहां जनसंख्या में हमें लोगों की कुल संख्या के बारे में पता होनी चाहिए, उसी तरह जनघनत्व में हमें प्रति किलोमीटर में, यानी कि जैसे हम बात करते हैं कि यह एक लॉज हो गया, यह एक क्या हो गया? लॉज हो गया। इसमें 100 किलोमीटर का लॉज है, यानी 100 मीटर का, यानी इस लॉज की कैपेसिटी है 100 किलोमीटर। अब क्या होगा? प्रति में, यानी इसको 100 भाग में बांट दीजिए पहले, ऐसा करके अगर हम बांट देते हैं, ठीक है, इसमें कितने भाग आएंगे? 100 भाग आएंगे। अब इसमें हम समझने की कोशिश करें, एक भाग में कितने अंक हो सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रह सकते हैं, यही तो है जनघनत्व। यानी कि एक कमरा में कितना लोग को एडजस्ट किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है उसकी कमरे की किस पे? घनत्व पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? घनत्व पे। यानी इसको हम अलग भाषा में समझे तो क्षमता, अपने अंदर समाने की क्षमता कितनी होनी चाहिए, ये क्या होती है? जनघनत्व होती है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली लोगों की कुल संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। ठीक है, यह एक छोटा सा एग्जांपल था। अब असमान भी समझ में आ गया, वितरण भी समझ में आ गया, जनसंख्या भी समझ में आ गया, वितरण भी समझ में आ गया, घनत्व भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं वृद्धि और संगठन पे। तो जनसंख्या का वृद्धि और संगठन क्या होती है? वृद्धि को हम समझने के लिए छोटा सा चीजों को चर्चा करेंगे। वृद्धि कब नजर आएगा? अब एक बात बताइए,
हम इतने बड़े देश में रह रहे हैं जहां की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है, यहां हमें कैसे पता चलेगी कि जनसंख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है कि समान है, कौन अवस्था ज्यादा है, कौन सी महिला है, कौन सी जेंडर ज्यादा है, यानी मेल ज्यादा है कि फीमेल ज्यादा है, साक्षरता दर क्या कितनी है, कैसे हम इस सब को जानकारी करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक गिनती करते हैं। एक क्या करते हैं, गिनती करते हैं। तो जहां पे हम गणना की बात करें, ठीक है, गणना मतलब किसका भाई साहब, लोगों का। किसका, लोगों का। यानी जब हम लोगों की गणना करना शुरू कर देंगे ना, तो यही बन जाएगा क्या, जनगणना। क्या बन जाएगी, जनगणना। ठीक है। अब ये जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो भाई साहब हमारे भारत में 1872 में की गई थी, और ये लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था। तो क्वेश्चन पूछी जाती है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो आप जवाब कब दीजिएगा, 1872 में। कब दीजिएगा, 1872 में जनगणना। जनगणना कब की गई थी, 1872 में। लेकिन एक और बात यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि पहली जनगणना तो इतना में हो गई थी, लेकिन यह सफल नहीं रही। यानी कहने का मतलब क्या कि भाई लोगों को तो गिन दिया, उल्टा पुल्टा गिन दिया, सही आंकड़ा आकलन नहीं कर पाया, इसलिए यह जनसंख्या का गणना क्या हो गया, असफल माना गया। तो फिर वहां के लोगों ने विचार किया, ये लॉर्ड मेयो जो है ना, इसको गिनती नहीं आता है, इसको गिनती क्या आता है, नहीं आता, इसलिए तो असफल रह गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि पहली फिर से की गई थी जनगणना, पहली सफल जनगणना 1881 में। कब की गई थी, 1881 में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए कि पहली जनगणना कब हुई थी, भाई साहब 1872। गलत, फिर से सुनिए, पहली सफल जनगणना कब की गई थी, 1881 ईस्वी को। ठीक है। इसमें सही आंकड़ा किया गया था कि भाई साहब अभी भारत में करेंटली कितने लोग निवास कर रहे हैं, और यही हमारी क्या थी, पहली जनगणना थी, जो कि व्यवस्थित रूप से क्या हुआ था, जनगणना के रूप में किया गया था। इसमें पता चला था कि भाई पुरुष की जो आबादी है ये क्या है, अभी वर्तमान में ज्यादा है। ठीक है। आपके बोर्ड के नजर से कितने क्वेश्चंस अभी के करेंटली में बनाए जा रहे हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं, लोगों की कुल संख्या। पहला नंबर, डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी क्षेत्र में रहने वाली लोगों की कुल संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। उसके बाद किसी क्षेत्र में रहने वाली प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनघनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनघनत्व कहा जाता है। अब एक बात बताइए, भारत जो है वह विश्व में जनसंख्या के मामले में कितने स्थान पे है, पहला नंबर स्थान पे। क्षेत्रफल के मामले में कितने स्थान पे, 7वां नंबर स्थान पे। भारत से बड़े 6 राष्ट्र जो भारत को पीछे धकेल रखे, वो भी हम उसके साथ भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद जनसंख्या को वितरण करने का मुख्य रीजन क्या है, तो भाई आप बताइएगा कि जनसंख्या को वितरण अनेक रूपों के कारण, अनेक कारणों के कारण विभाजित किया है। जनसंख्या का बंटवारा जो है असमान है, इसके पीछे का कारण क्या है, जलवायु, उच्चावास, मृदा, वन, वर्षा की कमी, वनों का ह्रास, ये सब प्रमुख कारण है, जिससे क्या होता है, मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होने के कारण ये क्या करता है, अपना जगह को परिवर्तन कर लेता है। ठीक है। तो यह जगह अलग अलग रूपों में किए जा सकते हैं, लेकिन जनसंख्या जो होती है वह 140 करोड़ है। अब 140 करोड़ जनसंख्या जो है, इसमें आप कैसे पता कीजिएगा कि किस क्षेत्र का जनसंख्या ज्यादा है, किस क्षेत्र का जनसंख्या कम है। तो हम इसके शॉर्टकट अंतराल में बनाने के लिए हमने क्या बताया कि भारत के टॉप 5 राज्य, यानी टॉप 5 स्टेट जो भारत की आधी आबादी लगभग अपने अंदर समेट के रखता है। तो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन, कितने राज्य भारत की 50 से 70% जनसंख्या को अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो जवाब आना चाहिए कितने राज्य, 5 राज्य। 5 राज्य में सबसे पहला यूपी, यानी कि सबसे पहले आने का मतलब सबसे बड़ा, सबसे पहले आने का मतलब सबसे बड़ा। यानी आपको बताया जाए कि भारत में
जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी। क्वेश्चन 2 को बनेगा यहां से। भारत की लगभग आधी आबादी कितने देश राज्य में रह रही है? 5 राज्य। पहला कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा आबादी रख रहा है? यूपी। दूसरा कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा राज्य? हमारा बिहार। चौथा कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। और पांचवा कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये सब सारे डायग्राम हमने आपको बताया कि वन शॉट, अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो मेरा विश्वास मानना, एक भी क्वेश्चन आपको इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आप ध्यान से इस चीजों को समझ लेंगे। ये 4 टॉपिक समझ में आई अगर आई तो यस। जनसंख्या घनत्व और वृद्धि दर का एक 1 शॉर्ट चैप्टर, हम इसकी क्वेश्चन आंसर को भी लेकर के आएंगे और इसमें हम लगभग 30 से 45 क्वेश्चंस करेंगे क्लास में ही करेंगे, ठीक है। क्लास में करने का मतलब क्या? इस चैप्टर को हम जब कंप्लीट करा लेने के बाद हम एक क्लास और लेंगे, यानी इस चैप्टर को 2 क्लास में खत्म करेंगे, एक थ्योरी और दूसरा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इस 2 ही क्लास में हम इस संपूर्ण चैप्टर को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। मेरा विश्वास मानना, अगर आप इस 1 शॉट को कंटिन्यू कर लेते हैं तो एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। और ये मदद आप याद करोगे कब? जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तब, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये 4 टॉपिक खत्म हो गई, इसके आगे की अभी करेंटली पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका आगे का टॉपिक जो है वो जनसंख्या का क्या है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला घटक, यानी वितरण अभी हम पढ़ा रहे हैं। और वितरण में कौन कौन बताया हमने? जलवायु कैसे अदा करता है, जल उच्चावाच क्या होता है, मृदा क्या होगी, वन क्या होगा, ये सब कैसे कैसे पार्टिसिपेट करता है। तभी एक बात बताइए, जलवायु क्या होती है? एक लंबे अवधि से वर्तमान अवधि तक भौगोलिक दशा में परिवर्तन जो होती है ना, वही क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती। जलवायु के कारण वर्षा होती है, हवा उठता है, मौसम परिवर्तन होता है, ये सब मुख्य कारण किसमें है? जलवायु में। उच्चावाच, अब जब आप देखेंगे कहीं पे धरातल है तो कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे लंबी लंबी मैदान है, कहीं दूर गड्ढा पड़ा हुआ है। जैसे आप भारत का मैप बनाएंगे, छोटा सा भारत का मैप बनाने के दौरान आप ये चीज देखेंगे, आप ये चीज क्या करेंगे? देखेंगे कि भाई साहब ये भारत जो है ना, ये भारत जो है ये एक विविधताओं का देश है। विविधता मतलब क्या? अनेक चीजों का, मतलब बहुत सारे चीजों मिल करके एक भारत का क्या किया गया है? निर्माण किया गया, ठीक है। अब कहीं पे देखिएगा, इधर देखिएगा भाई साहब बंगाल की खाड़ी, एकदम से खाड़ी, इधर देखिएगा अरब सागर, इधर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इधर देखिएगा तो भाई साहब हमारा प्रिय है कौन सा? हिमालय, ठीक है। इधर आप देखिएगा तो हमारा एक राष्ट्र पड़ता है, राज्य पड़ता है राजस्थान, जो रेत का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। इधर देखिएगा तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? मैदानी भाग, ठीक है। तो ये सब सारे घटनाएं किस पर है? बंटवारे के आधार पे है। ये असमान रहने का मुख्य क्या है? कारण है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत की जनसंख्या का असमान होने का मुख्य कारण कौन कौन सा है? सबसे पहले लिखिएगा जलवायु, उच्चावाच, मृदा, वनों का ह्रास, वर्षा की कमी, वनों का ह्रास, ठीक है। और भी मृदा अपरदन, और भी एक लिख दीजिए। ये सब कारण जो है ना वो जनसंख्या को क्या कर देती है? बांट देती है, बंटवारा कर देती है, विभाजित कर देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालना जनसंख्या का वितरण। अभी हम करेंटली इस चीजों पे चर्चा किए थे कि जनसंख्या का वितरण कैसे है। तो भारत में जो है ना इसकी देखिए, ये हमारे 5 नंबर क्वेश्चन के लिए है। ये टॉपिक जो है इससे 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जनसंख्या का वितरण क्या है? वितरण का मतलब होता है बंटवारा। इस टॉपिक को लाने का मुख्य रीजन है हमारा कितना नंबर पक्का करना? 5 नंबर पक्का करना। अब हम पढ़ेंगे भाई साहब जनसंख्या का वितरण जो है ये भारत में क्या है? असमान है। ये भारत में क्या है? असमान है। असमान का कारण भी हमने आपको बताया, असमान में क्या बताया हमने? कारण भी बताया कि भाई साहब इसकी जनसंख्या
बराबर नहीं है, मतलब क्या, समान रूप से नहीं पाए जाते। कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है, कहीं पे उससे भी कम है, कहीं पे उससे भी कम है। हमने आपको इसको याद करने के लिए टॉप 5 स्टेट याद करवाया, जिसमें पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा आंध्रा। इस 5 राज्य को याद रखेंगे, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इस बंटवारा का कारण जो है, ठीक है, इसमें कारण में सबसे पहले कौन आता है, उच्चावच। दूसरा कारण कौन सा आता है, जलवायु। तीसरा कारण कौन सा होता है, मृदा। चौथा वर्षा की कमी, ठीक है। पांचवा क्या आता है, पांचवा ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा, और एक और पांचवा कारण कौन सा है, ठीक है, मृदा अपर्दन। अब ये टॉपिक जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई वाकई में ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक से क्यों रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहता है जनसंख्या का वितरण असमान है, इसके पीछे का कारण उच्चावास, जलवायु, मृदा, वनों की कमी यानी वर्षा की कमी और मृदा अपर्दन, और वन, छठा नंबर वन, ये सबसे अहम रोल है। अब उच्चावाच का मतलब क्या होता है, धरातल। धरातल, अब ये धरातल के बारे में क्या, जब आप भारत की पूर्वी क्षेत्र को बांटेंगे, ठीक है, जब इधर उत्तरी क्षेत्र को, इधर भी तो भारत का राज्य है, भारत का राज्य इधर भी है, ठीक है। तो 28 राज्यों में ऊपर के जो राज्य हैं वो आते हैं कौन सा क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। और इधर वाला क्षेत्र, ठीक है, इधर वाला क्षेत्र जो जब आप आएंगे, सेवन सिस्टर, आप नाम तो जानते ही हैं। उसके बाद इधर का क्षेत्र रेतीला, राजस्थान के अंतर्गत, गुजरात, ये क्षेत्र आए तटीय प्रदेश, ठीक है। इधर जब आप आइएगा पठारी क्षेत्र, जिसमें आप छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हैं, दक्कन का पठार पढ़ते हैं। इधर जब आप आइएगा ये आ जाता है आपका मैदानी भाग, और इधर जब आप आइएगा तो ये आपका आ जाता है तटीय प्रदेश, तटीय राज्य। तटीय राज्य मतलब क्या, तट पे अवस्थित हुआ राज्य, नदी के तट पे। तो इधर जो है, जब आप इस चीज के बारे में पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगी कि भाई साहब जलवायु, कुछ प्रमुख तथ्य इसके अनुसार भारत की जनसंख्या जो है वो 140 करोड़ है। अब 140 करोड़ में से 50 से 70% जो है वो कहाँ पे निवास करते हैं, 5 राज्य में। कहाँ पे निवास करते हैं, 5 राज्य, जिसमें पहला यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश आता है। ये 5 राज्य भारत के ही आधी आबादी को अपने अंदर समेट के रख लेता है। भारत की आधी आबादी को अपने अंदर क्या करता है, समेट करके रख लेता है। अब आप देखिएगा ध्यान से, पर्वतीय राज्य में कौन कौन आते हैं, जम्मू कश्मीर आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, लद्दाख आ जाता है, पंजाब भी आ जाता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है, कुछ यूपी का भी जगह उधर साइड से पड़ता है, ठीक है, जो आपको पहाड़ी क्षेत्र में आता है। पहाड़ी क्षेत्र में ना कृषि संभव है, ना सही से पानी की आवश्यकता पड़ती है, हर हमेशा बर्फ के, बोला जाता है ना कि पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं ना वहां पे बर्फ का एक लेयर पड़ा हुआ रहता है, जिससे हम उसको कहते हैं हिमपात। समझ में आया, ठीक है। हिमालय पर एक परत चढ़ी हुई है हिम का, मतलब किसका, बर्फ का। तो उस क्षेत्र में संपूर्ण कृषि नहीं हो पाती है, यानी ठंडे इलाकों में संपूर्ण कृषि का मतलब क्या, अनेक प्रकार के फसल उत्पादित नहीं हो पाती है, इसलिए लोग वहां ज्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद जरा सा सोचे कभी कि मैदानी भाग में जो है वो जनसंख्या क्यों ज्यादा निवास करती है। यहां जो है इसको बोलते हैं सर्वगुण संपन्न वाला क्षेत्र। अरे भाई साहब कितना प्यारा नाम है। इसमें आप कृषि भी फुल मजा से कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपको जलवायु भी आपके अनुकूल होगा,
ठीक है। इसमें वर्षा भी खूब मजा से होता है, इसमें मौसम का भी परिवर्तन, ठीक है, खूब मजा से होता है। तो ये सारे के सारे गुण विद्यमान किस क्षेत्र में होते हैं? मैदानी भाग में। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी रहना पसंद करते हैं। क्योंकि एक बात बताइए, आधा आबादी जो है वो रहने का पीछे का रीजन क्या है? कृषि। जहां पे कृषि ज्यादा होगी वहां पे लोग ज्यादा पसंद करेंगे। इस कृषि से आपकी अर्थव्यवस्था, आपका संचार, आपकी रहन सहन, आपकी वेशभूषा, आपकी आर्थिक व्यवस्था, आपकी अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन जो है वो कौन डिपेंड करता है? कृषि ही फाइंड आउट करता है। इसलिए लोग यहाँ पे क्या करते हैं? ज्यादा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जनसंख्या का वितरण असमान रहने के पीछे का कारण क्या है? तो आप जितने भी कारण हमने आपको बताया, ठीक है, वो कारण में सबसे टॉप क्वालिटी का हो जाएगा उच्चावाद, जहां पे समतल भूमि नहीं है, इसके कारण भी लोग नहीं पसंद करते हैं। जलवायु, जलवायु कभी एकदम बारिश हो रहा है तो लगातार लगातार कंटिन्यू बारिश ही की जा रही है। मृदा, अब एक बात बताओ, मृदा का भी प्रकार हम पढ़ेंगे। ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें उत्तम क्वालिटी की जो होता है वो जलोढ़ मृदा पाई जाता है, ठीक है। और ये भारत में कितने प्रतिशत है? 43% के अंतर्गत आते हैं। कितने प्रतिशत के अंतर्गत आते हैं? 43% के अंतर्गत आते हैं। और 43% केवल भारत में। अब भारत में किन किन राज्यों में है? तो सबसे ज्यादा कौन सा भाग? मैदानी भाग जो है वो बिहार, यूपी में है। कौन सा है? बिहार और यूपी में। इसलिए यहाँ की आबादी जो है वो क्या है? ज्यादा है। इसलिए यहाँ की आबादी क्या है? ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि भाई साहब, संसार में जनसंख्या के आधार पर घनत्व के संदर्भ में भारत का स्थान की विवेचना कीजिए। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। हमने क्वेश्चंस भी कुछ तैयार करके रख रखा है आप सबके सापेक्ष। जब तक ये चैप्टर खत्म होगी, मेरा बात मानना कि इस चैप्टर के बाद आपको इस चैप्टर से एक भी नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वन शॉट हो, वो चाहे वन वर्ड का हो या शॉर्ट वर्ड का हो या लॉन्ग वर्ड का हो, यानी लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन एक भी नंबर का नहीं छूटेगा, अगर आप इस क्लास को ध्यान से समझ लेते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्या है? जनसंख्या का वृद्धि। हमने जनसंख्या का वितरण देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जनसंख्या का वृद्धि। जनसंख्या का क्या? वृद्धि, ठीक है। तो हेडिंग बनाइएगा जनसंख्या का वृद्धि, ठीक है। इसका डिफिनेशन अभी करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये टॉपिक जो है वह है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? हमने आपको बताया कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण जो है वह जनसंख्या का क्या है? गणना करना। जब तक हम जनसंख्या को गिनती के रूप में नहीं कार्य कर लेते, तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है कि क्या हो रही है। इसको कुछ काल में हमने विभाजित कर दिया, छोटा सा वन शॉट के रूप में हमने क्या किया? विभाजित कर दिया। सबसे पहले हमने माना 1901 से 1921 की दशक पे जनसंख्या क्या थी? धीमी वृद्धि थी। इसका कारण जब हम आपको बताएंगे ना तो कहिए कि सर ये कारण जो है ना वो बहुत ज्यादा। इसमें क्या था? इस टाइम अस्पताल की कमी थी, चिकित्सालय की कमी थी, लोग बीमार पड़ते थे तो सही से इलाज नहीं हो पाता था। इसलिए इसमें जन्म दर तो था, लेकिन इससे ज्यादा कौन सा दर था? मृत्यु दर था। कौन सा दर था? मृत्यु दर था। अब मृत्यु दर को समेटने के लिए उससे छोटा सा एक कदम उठाया गया। अब जो 21 के बाद का जो दशक था, इसमें निरंतर क्या हुआ? वृद्धि का। यानी इसमें इस कारण को क्या किया? ध्यान में रखा। यानी इसने अस्पताल का निर्माण कराया, मेडिसिन बनवाई, दवाई वगैरह बनवाया, जिससे मृत्यु दर पर क्या लगा? रोक लगा। जिससे क्या लगा? रोक लगा। अब ये जनसंख्या वृद्धि होना क्या हो गया? शुरू हो गया। वृद्धि होना क्यों ना शुरू हो भाई? जिस चीज की कमी थी उस चीज पे ध्यान रखा गया तो वो चीजें क्या हो गई? रुक गई। वो चीजें क्या हो गई? रुक गई। जिसके कारण हमारे देश की जनसंख्या में क्या हुआ? 21 की अपेक्षा 51 तक में थोड़ी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और इस वृद्धि के बाद अभी तक टाइम में, कोरोना से पहले का काल में निरंतर क्या हो रहा था? वृद्धि हो रहा था। तभी तो आपको अभी पता चल रहा है 140 करोड़ की आबादी। अगर उस टाइम इस रूप में मृत्यु दर को नहीं ठीक से देखा जाता तो मेरा भाई ये 140 करोड़ का जो है ना परिवार हमारा भारत का, ठीक है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाती। तो ये
1901 से 1921 तक में धीमी अवधि, 1921 से 51 तक निरंतर वृद्धि का, 51 से 81 तक तीव्र वृद्धि दर और 81 से वर्तमान तक में इसमें कहता है वृद्धि दर भी है और मृत्यु दर भी है। कहिएगा कि सर इसमें क्या डिफरेंस पड़ा है? तो वृद्धि दर इसलिए है क्योंकि हम आज 1 नंबर पे हैं और मृत्यु दर इसलिए है क्योंकि अनेक बीमारी का क्या है? खौफ है। क्या है? खौफ है। इसके कारण हमारा देश जो है वो अभी इस चीज पर भी थोड़ा सा काम कर रहा है। वर्तमान समय में बात करें तो वृद्धि दर जो है 1.64% है, जो 2011 द्वारा काल्पनिक किया गया है। अभी जब बात करते हैं 1.894% के लगभग हमारा क्या है? वृद्धि दर है। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि क्या है? प्रति 10 वर्ष में लोगों को द्वारा, यानी 2 समय अंतराल में, यानी मान लीजिए हमने आपको बताया 1872 से 1881, इस वर्ष जो जनगणना हुई थी ये असफल मानी गई थी। चलिए इसको हमने नहीं माना, हमने माना 2001 से लेकर के और 2011 तक, एक दशक हो गया। इसमें था हमारा 102 पॉइंट कुछ, 102 करोड़ मान लो। ठीक है, और यहां आने के बाद ये बन गया 121 करोड़। ठीक है, अब देखिए वृद्धि हुआ कि कमी हुआ? यहां 2001 में भारत की आबादी 102 करोड़ और 2011 में भारत की आबादी क्या हो गई? 121 करोड़। अब 2011 से 2021 के बदले जनगणना मान लीजिए 23 में की गई, अब ये आबादी हो गई सीधे 140 करोड़। कितना हो गया? 140 करोड़। तो जनसंख्या का वृद्धि जो है वो निरंतर कब से शुरू किया गया था? 1921 से 51 के दशक से। यहां से जब हमने इस चीज का निर्माण कराया, ठीक है, इस चीज पे हमने गौर किया, तब ये चीजें क्या हुई? निरंतर कंट्रोल में आए और आज जाकर के हम इस चीज पे क्या हासिल कर पाए? विजय। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? यानी 2 दशक के अंतराल में, 2 दशक कौन कौन सा? एक प्राचीन और एक वर्तमान। प्राचीन का मतलब क्या? पिछले दशक, और वर्तमान का मतलब जो हाल फिलहाल में हुआ। इस दोनों दशक के बीच मध्य होने वाले जनसंख्या में वृद्धि या बढ़ोतरी या अंतर ही क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि। अब एक बात बताइए, वृद्धि का मतलब क्या? बढ़ जाना। वृद्धि का मतलब क्या हो जाना? बढ़ जाना। तो यही टॉपिक का तो मुख्य रीजन है, इससे 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा किसी निश्चित अंतराल में, किसी दो निश्चित अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जो वृद्धि के रूप में प्राप्त की जा रही है उसी को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। चीजें क्लियर? चीजें क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप बनाइएगा जनसंख्या की विभिन्न अवस्था। जनसंख्या की क्या? विभिन्न अवस्था। ये टॉपिक भी सबसे अहम योगदान निभाती है। अब अवस्था के रूप में आप पढ़िएगा तो अवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? बाल्य अवस्था। दूसरा कौन सा? किशोर अवस्था। चौथा कौन सा? वृद्ध अवस्था। ठीक है, बाल्य अवस्था मतलब 0 से 6 मंथ, 6 साल तक। ठीक है, और किशोर अवस्था 6 साल से लेकर के 20 या 25 या 35 साल तक। ठीक है, इसको मान लो 18 से, ठीक है, 12 तक। और ये हो गया 45 से लेकर के 80 के बीच। ठीक है, अब देखिए बाल्य अवस्था जो होती है वह एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा शारीरिक रूप पे ध्यान दी जाती है ताकि उसका शरीर सही रहे, ताकि वो बीमारियों से कोई लड़ ना जाए। ये अवस्था जो होती है ना, ये सबसे प्रमुख अवस्था होती है। उसके बाद किशोर अवस्था क्या होती है? तो किशोर अवस्था में इसी को बोला जाता है कार्यशील अवस्था। कार्यशील अवस्था मतलब युवा अवस्था। इस अवस्था में आप अपने
तमाम गतिविधियों को अपने अंदर में सोच समझ लेते हैं, इसी अवस्था को बोला जाता है साक्षर अवस्था। साक्षर अवस्था बोले तो पढ़ा लिखा जाना, अपने करियर के बारे में सोचना, या किसी के प्रेशर में आके एक्शन नहीं लेना, यानी यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें लोग अपना जो कंडीशन होता है ना उसके रूप में कार्य करने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाना या अलग अलग चीजों का बारे में जानकारी लेना। उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक भी आपको समझ में आ गया हो। एक बेहतर टॉपिक जो है वो एग्जाम के नजर से खूब ज्यादा प्रिय है, किशोर अवस्था, इसको अभी करेंटली हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, किशोर जनसंख्या अवस्था। इसके बारे में भी हम डीप से जानकारी लेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिए और अभी करंटली लिखिए। किशोर जनसंख्या क्या होती है? किशोर जनसंख्या का मतलब होता है एक ऐसा अवस्था जहां से हम किसी चीज को सीखना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। वो अनेक प्रकार की चीजें हो सकती है, जैसे यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया कि किशोर जनसंख्या अवस्था तथा उसकी क्या चुनौती, ठीक है। तो किशोर जनसंख्या की जो अवस्था होती है वो 10 से 19 वर्ष के अवस्था को कहा जाता है। 2011 में अगर यह अवस्था को आंका जाए तो भाई साहब 100%, अगर 100 में देखा जाए यह अवस्था को, तो उस टाइम 52.7 पुरुष, यानी मान लीजिए 53 पुरुष था, ठीक है, और 47 क्या था, महिला था। उस टाइम की बात करते हैं 2011 के अप्रॉक्स में, ठीक है। यह अवस्था उस दिन 53 पर 47 था। अब ध्यान से देखिए कि इस अवस्था में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कौन सी चुनौती? उच्च शिक्षा सही से नहीं मिलना। उच्च शिक्षा का मतलब क्या? सही शिक्षा। उसके बाद सही मार्गदर्शन नहीं मिलना, ठीक है। उसी टाइम अगर आप देख लीजिए कि किसी क्षेत्र में विद्यालय की कमी हो जाती है, जिससे बेहतर शिक्षा नहीं वहां पे मिल सकता है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। विद्यालय की जो कमी है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कारण है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर इस अवस्था में, ठीक है, अगर आप सही कंडीशन में हो तो सबसे पहले विद्यालय की, ठीक है, जो भूमिका होती है वो किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद क्या आता है? पोशाक की कमी, यानी कपड़े हो गए, तमाम तरह का समस्या का क्या करना पड़ता है, इस अवस्था को सामना करना पड़ता है। मानसिक संवेदना, दिमाग में अलग अलग प्रकार की भावनाओं का जन्म देना, अलग अलग विषय के बारे में जन्म देना, अलग अलग तमाम समस्याओं के बारे में जो ख्याल आता है वो किस अवस्था में आता है? 10 से 19 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। इस समय मानसिक संवेदना ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कोई लोकप्रिय संवेदना है, सबसे बड़ा चुनौती है, तो वो क्या है? मदिरा सेवन। मदिरा सेवन का मतलब क्या? आप जो गंदी गंदी आदत लगा रखते हो, शराब का, तंबाकू का, या अलग अलग चीजों का जो अवस्था में लगा सकते हो, ये अवस्था कब से शुरू हो जाती है? 10 से 19 वर्ष में। लोग अगर इस टाइम से ये सेवन करना, वर्तमान समय में देखें तो ये जो है अभी 50 से 60% लोग, ठीक है, इस अवस्था में जो 10 से क्या है 19 वर्ष में है, ये अभी इतने लोग जो है वो अभी इस चीज का क्या बन गए? शिकार बन गए, ठीक है। इस सभी चीजों को सुनिश्चित और व्यवस्थित तरीका को अपनाने के लिए, ठीक है, सरकार द्वारा एक नीति निर्देश दिया गया था, और वह नीति निर्देश किसके लिए था? महिला के लिए था। किसके लिए था? महिला के लिए था, ठीक है। और महिला के लिए एक नीति बनाई गई थी जिसका नाम था महिला सशक्तिकरण नीति, ठीक है। यह नीति कैसी नीति है? इसमें महिला को सशक्तिकरण बनने का मतलब खुद से डिसीजन लेने का योगदान दिया गया था कि बाय चांस मान लो आने वाले समय में तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता पड़े, अपने पैर पे मतलब सेल्फ एम्प्लॉय बनने की चेष्टा की गई थी महिला सशक्तिकरण के द्वारा, ठीक है। तो ये जो जनसंख्या है ये पूर्ण रूप से किस पे आधारित है? तो भाई साहब हमारी जनसंख्या किशोरावस्था पे रूप से आधारित होती है, ठीक है। इसमें तमाम तरह का समस्या आता है। वो समस्या किस रूप में? चाहे वो शिक्षा की कमी में हो, सही मार्गदर्शन ना हो, विद्यालय की कमी हो, पोशाक की कमी हो, मानसिक संवेदना हो, मदिरा सेवन हो, ये सब कारणों से इस अवस्था में ही बेचारे डगमगा जाते हैं, और डगमगा गए तो आने वाले समय में वो एक बड़ा विकराल रूप ले लेता है, जिससे उसको दिमाग की संवेदना जो होती है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और वही व्यक्ति जो होते हैं वो किसका रूप ले लेते हैं?
शराबी, डाकू, खतरनाक, खतरनाक रूप ले लेते हैं। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन जो है इस चीज पे हमें तो खूब ज्यादा। अब एक क्वेश्चंस के बारे में हम आपके साथ जानकारी लेते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है तो देखिए, छोटा सा क्वेश्चन इस प्रिंट पे, ठीक है, बनाए हुए हैं। भारत के सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य व उनके घनत्व में भी लिखे। ठीक है, भारतीय जनगणना से आप क्या समझते हैं, विस्तार से व्याख्या करें। तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ हम हर टाइम हर टॉपिक के बाद छोटा छोटा क्वेश्चन, टॉपिक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड मतलब इसमें ज्योग्राफी में, कि फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट डिग्री पेपर में पूछा गया था कि किशोर जनसंख्या अवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यह समस्या का समाधान और इस अवस्था के बारे में एक्सप्लेन करना, ठीक है, वाकई में एक बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जिसको हमने शॉर्ट टॉप में, क्या एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपना सेल्फ एम्प्लॉय यानी उच्च शिक्षा के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए, विद्यालय की उपलब्धता के लिए, पोषक की कमी को दूर करने के लिए, मानसिक संवेदना को दूर करने के लिए, विचार के लिए अपने खुद से एक्शन लेने का काम करता है। ठीक है, यह एक ऐसी व्यवस्था, यह एक ऐसी अवस्था है जहां पे आप नई नई चीज तो कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें अगर आप 100 काम में देखें उस टाइम आपको 40 काम से 60 काम ही सही लगता है, बाकी 80 काम 20 काम ऐसे ही घर लगने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, और इसी टॉपिक के साथ इस चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, जो कि वन शॉट का एक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बनने वाला। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लिए होंगे तो मेरा भाई मेरा बात मानना, इससे 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, ये मेरी गारंटी। अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे तब वैसा बच्चा भी बनाएगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। मैं स्टार्ट में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि उस बच्चे में जो 2-3 बार इस चैप्टर को पढ़ सक रहा है और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, दोनों के बीच में अगर टेस्ट लिया जाए इस चैप्टर से, तो मेरा बात मानना है दोनों का नंबर इक्वल आएगा, ये मेरी गारंटी। हमने इस हिसाब से इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक और अंतिम टॉपिक डालना जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन, ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइए। जनसंख्या संगठन क्या कहलाती है? जनसंख्या संगठन का अध्ययन जो होता है वो हम क्यों करते हैं, ताकि जनसंख्या का जो भौगोलिक अध्ययन जो है ना उसको हम समझ सकें। यानी कि भौगोलिक अध्ययन क्या, तो किसी राष्ट्र में किस किस संगठन के मुद्दे को लेकर के जनसंख्या में उत्पन्न होता है। यानी कहीं पे भाषाई संगठन हो जाइए है, कहीं पे लिंग संगठन हो गया, कहीं पे आयु की संरचना पे अधिकार समझते हैं ना, वो अधिकार से रिलेटेड ये टॉपिक है। यानी अधिकार किस चीज का, तो भाई साहब कहीं पे आयु और लिंग का विश्लेषण किया जाता है, कहीं पे निवास स्थान को लेकर के विश्लेषण किया जाता है, मानवीय जाति यानी जातिगत, ठीक है, भारत में किस किस प्रकार के जाति पाए जाते हैं, किस जाति का क्या कार्य है, किस जाति का किस रूप में विभाजित किया गया, वो सब चीजों का अध्ययन, ठीक है, किसमें आता है, जनसंख्या संगठन में। यह एक क्या है, समूह है, यह एक क्या है, समूह है। इसमें अलग अलग विभागों का क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। क्या किया जाता है, जांच किया जाता है, और जांच करके हमें क्या की जाती है, उसकी अध्ययन की जाती है। जैसे बोला आयु व लिंग का विश्लेषण करना, निवास स्थान का विश्लेषण करना, मानवीय जनजाति का विश्लेषण करना, भाषाई सबसे इंपोर्टेंट, धार्मिक उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट, शिक्षा और व्यवसाय, ये 4 टॉपिक जो है ना, इस पर जो ज्यादा संगठन किए जाते हैं। ठीक है, इसी के रूप में जैसे बताया गया कि जनसंख्या की प्रजातीय, सामाजिक व आर्थिक विशेषता को जानना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या संगठन है वो कितना 93.2% है, जो बोले तो 5,97,608 व्यक्ति ग्रामीण लोगों के अंतर्गत आती है। ठीक है, संगठन के रूप में। उसके बाद नगरीय संगठन में 97.5% लोग आते हैं, और भाषाई संगठन के अंतर्गत बताया जाए तो 22 भाषा को हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत में हिंदी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति जो है वो 40.42% जो है वो हिंदी बोलने पर
ज्यादा विश्वास रखते हैं और ज्यादा काम हिंदी में ही करते हैं, और कश्मीरी और सिंधी का बात करें तो 0.8। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और मेरा रह रहा है, वह टॉपिक क्या है? भाषाई संगठन। भाषाई क्या? संगठन। यह संगठन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें तमाम तरह का देश का क्या है? विषमता। ठीक है, देश की विषमता ये भाषाई संगठन पे किस 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 भाषा के रूप में किया जाता है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा। इससे आपको क्वेश्चंस क्या कैसे पूछे जाएंगे? भाषाई संगठन से आप क्या समझते हैं, या जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा, जनसंख्या की प्रजाति व सामाजिक व उसकी आर्थिक विशेषता का अध्ययन करना। यानी यहाँ पे भी लिखा है जनसंख्या की भौगोलिक में क्या क्या आ जाएगी? प्रजाति आ जाएगी, सामाजिक आ जाएगा, आर्थिक आ जाएगा, आयु व लिंग का विश्लेषण आ जाएगा, निवास विश्लेषण आ जाएगा, मानवीय जाति का विश्लेषण आ जाएगा, भाषाई, धार्मिक, शिक्षा, व्यवसाय, इस तमाम चीजों का विश्लेषण ही क्या कहलाएगा? जनसंख्या संगठन कहलाएगा। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम इसी सब चीजों का क्या करते हैं? मुख्य रूप से विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? विश्लेषण करके हमें ज्ञात करते हैं कि भाई साहब ग्रामीण संगठन कितना है, नगरीय संगठन कितना है, भाषाई संगठन में कौन कितना बोल रहा है, किस भाषा के लोग कितने निवास करते हैं, किस भाषा वाले बोलने वाले भाषा के लोग जो किस राज्य में रहते हैं। ठीक है, निवास स्थान में यानी मान लीजिए हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, यानी हिंदी बोलने वाले 40.42% लोग हैं, वो किस किस राज्य में रहते हैं, यानी राज्य का मतलब क्षेत्र आ गया। ठीक है, आयु, किस किस आयु है? देखिएगा कि छोटे से छोटे और बच्चे बड़े से बड़े, हमारे देश के बगल में जो देश अमेरिका, यूएसए, ऐसे वाले जो देश है, वो बचपन से उसका भाषा क्या है? उसकी जो राष्ट्रभाषा है, ठीक है, वो इंग्लिश है। इसमें आपको जैसे हम लोग हिंदी में बात करना पसंद करते हैं, ठेठी में बात करना पसंद करते हैं, वहां जो बच्चे बचपन से ही आते हैं ना, वो इंग्लिश सीख के ही आते हैं। बातचीत यानी ये प्रमुख भाषा नहीं है, ये उसके माहौल का इफेक्ट है। अगर आप उस माहौल में आप भी बैठ करके रहते ना छोटे से छोटे समय पे, अगर आपके माहौल में भी उस चीज का चर्चा होते रहता, आप भी उस चीज के बारे में चर्चा कर रहे होते, तो आपको भी आप भी इंग्लिश बोलना ज्यादा पसंद करते। ठीक है, तो ये होता है संगठन। एक लास्ट टॉपिक जो मेरा रह रहा है वो है भाषाई संगठन, और इसके बाद हम इस चैप्टर को क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। और कल यानी अगले वीडियो में, ठीक है, हम लेकर के आ रहे होंगे इस चैप्टर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का शॉर्ट टाइप, यानी कि इस पूरे चैप्टर में जो बीएससीबी बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केवल इसी चैप्टर का, ठीक है, उस चीज को लेकर के हम आएंगे। और ये मेरे ख्याल से कितने 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको शॉर्ट व लॉन्ग टर्म में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बताना कि भाई ये चैप्टर जो है वो आपको कैसा लगा और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, ताकि आगे की क्लास जो है वो इससे भी ज्यादा मोटिवेशन के साथ हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा भाषाई संगठन, और ये मेरा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और आप सबका। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा भाषाई संगठन। भाषाई संगठन के बारे में हम जानते हैं। भाषाई संगठन हमने आपको बताया कि भाषा के आधार पे जो जनसंख्या का विभाजन किया गया है, उस आधार पे यानी कौन क्षेत्र में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो भाषाई संगठन जो है वो 4 भागों में विभाजित किया गया, यानी 4 भाषा ऐसे हैं जो भारत के लोगों को अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा से जोड़ने का काम करता है। सबसे पहला भाषा बोला जाता है आर्य भाषा, संपूर्ण भारत का बोलबाला इस भाषा के रूप में चलता है, यानी संपूर्ण भारत में बोले जाने वाले भाषा कौन से हैं? आर्य भाषा, जिसमें सबसे लोकप्रिय भाषा है हिंदी, पंजाबी, बंगाली और मराठी। ये 4 ऐसे प्रमुख भाषा हैं जो कि आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं, यानी सबसे ज्यादा बोले जाने वाले भाषा। ठीक है, सबसे ज्यादा हिंदी, जो कि हमने आपको बताया 40.42% ऐसे व्यक्ति हैं भारत के समेत पूरे क्षेत्र में 40.42% लोग ऐसे हैं जो भारत में हिंदी भाषा बोलते हैं। पंजाबी, उसके बाद बंगाली, फिर मराठी। उसका अगला भाषा जो है
वो कहता, इसे लोकप्रिय भाषा भी बोलते हैं। इसे कौन सा भाषा बोलते हैं? लोकप्रिय, यानी भारत की लोकप्रिय भाषा, द्रविड़ भाषा। यह प्राचीनतम भाषा है किसकी? भारत की, और सबसे प्राचीनतम भाषा द्रविड़ भाषा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ऐसे हैं जो प्राचीनतम भाषा की श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो आपको मिला जाएगा कौन सा ऑप्शन? द्रविड़ भाषा। प्रायद्वीपीय भारत का लोकप्रिय भाषा, हमने आपको क्या बताया? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या? वो ऐसा क्षेत्र जिसके 3 क्षेत्रों को पानी द्वारा कवर किए जाते हैं, वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। कुछ लोग जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब लोग जो होते हैं ना, ये सब द्रविड़ भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, मलयालम वगैरह सब जो हो गया, ये इस लैंग्वेज में आता है। कर्नाटक हो गया, तेलुगु हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, ये सब भाषा जो है वो किस किस श्रेणी के आते हैं? द्रविड़ भाषा। ऑस्ट्रिक भाषा क्या होती है? इस भाषा को कोल भाषा भी कहा जाता है। कौन सा भाषा कहा जाता है? कोल भाषा। ठीक है, यह भाषा बोलने वाले व्यक्ति जो है वो भारत में 1.38% लोग जो हैं वो भारत में ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। यह भाषा कहाँ पे प्रसिद्ध है? पूर्वी और मध्य भारत के लोग बोलते हैं। ठीक है, यह क्षेत्र कहाँ? अंडमान निकोबार। किंतु ये भारत में बहुत कम पाए जाते हैं, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी, मानी सबसे नीचे इस तरफ में, यानी भारत की जो चौधी आप देखेंगे तो ऐसे, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, इस क्षेत्र में भी बोले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस क्षेत्र में भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये भाषा जो है वो भारत में तो कम बोले जाते हैं, लेकिन ये पूर्वी और मध्य भारत के लोग जो है वो खूब ज्यादा इसको पसंद करते हैं। तिब्बती भाषा क्या होती है? तिब्बती और चीनी भाषा, ये उत्तरी पूर्वी भारत के लोग द्वारा बोले जाने वाले भाषा हैं। अब छोटा सा जीके टर्म में आपको हम याद करा देते हैं। संपूर्ण भारत का अगर 100% माना जाए तो 100% में 73% जो लोग हैं वो कौन से भाषा बोलते हैं? आर्य भाषा बोलते हैं। अगर 100% लोग माने तो 100 लोग में 73 लोग ऐसे हैं जो कौन सी भाषा बोलते हैं? आर्य भाषा बोलते हैं। उसके बाद 20% जो लोग हैं वो द्रविड़ भाषा बोलते हैं। कौन से भाषा बोलते हैं? द्रविड़ भाषा बोलते हैं। और 1.38% जो लोग हैं वह कौन से भाषा बोलते हैं? ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रिक ना याद हो तो कोल भाषा बोलते हैं। आपको ऑप्शन में फंसाने के लिए ऑस्ट्रिक के बदले में कोल दे दिया, तो आप ध्यान रखिएगा, हम आपसे टेस्ट के दौरान पूछेंगे कि भाई साहब कोल भाषा का संबंध किससे है? तो कोल भाषा का संबंध किस रूप से है? ऑस्ट्रिक भाषा से है। किससे है? ऑस्ट्रिक भाषा से। यानी ऑस्ट्रिक भाषा का ही नाम कौन सा भाषा है? कोल भाषा। ये किस रूप में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भाई साहब पूर्वी और मध्य भारत के लोग इसको खूब ज्यादा पसंद करते हैं। और सबसे अंतिम और सबसे लोकप्रिय भाषा चीनी व तिब्बती भाषा, जो हमको तो समझ में नहीं आता लेकिन बोलते भी हम 0.85% में। ठीक है, ये हमारा चैप्टर जो है ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अब आप कमेंट में बताइएगा कि ये चैप्टर जो है आपको किस हिसाब से फायदा पहुंचा है। ठीक है, आपको वन शॉट के मदद से हम आपको होल ज्योग्राफी, ठीक है, 45 दिनों में हम आपको क्या कराएंगे? समाप्त कराएंगे। ठीक है, और ये ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है वो बिल्कुल फ्री रहेगा हमारे चैनल पे, एग्जाम हैकर क्लासेस पे। ठीक है, और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या ना तो सर्च कर लीजिएगा @EXAM, थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद HACKERCLASSES। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर की जाए। ठीक है, बहुत जल्द हम इसका लेकर के आ रहे हैं पूरे चैप्टर का वीडियो। ठीक है, जिसमें हम कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे गए बिहार बोर्ड में और जितने पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन हमने ऐड करके रखा है। ठीक है, तो अब आप बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।